आज की वीडियो में हम लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो ऑलरेडी जो सेल चैप्टर है हमारा 11th क्लास का, जिसकी थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं, उस चैप्टर से जो भी पीवाईक्यू नीट ने पूछे हैं उन सबको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे। तो आपकी भी अगर थ्योरी कंप्लीट हो गई है तो आप यहाँ से अपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन जो है नीट वो हमसे पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। Assertion कह रहा है, the primary function of Golgi apparatus is to package the materials made by the endoplasmic reticulum and deliver it to the intracellular targets and outside the cell। हमसे बोला है कि जो प्राइमरी फंक्शन होता है गोल्जी एपेरेटस का, वो क्या होता है, मटेरियल्स की पैकेजिंग करना होता है। किन मटेरियल्स की? जिनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, और उनकी फिर डिलीवरी जो भी उनके टारगेट सेल होते हैं या फिर आउटसाइड द सेल भी उनके डिलीवरी कौन करता है? गोल्जी एपेरेटस करता है। और ये ऑलरेडी हम जब हमने गोल्जी एपेरेटस को डिटेल में पढ़ा था तो हमने उसके फंक्शन में यही पढ़ा था कि गोल्जी एपेरेटस का क्या काम होता है। जो भी मटेरियल सब्सटेंस को कौन बना रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, उनको मॉडिफाई करके और पैकेज करने का काम किसका होता है? गोल्जी एपेरेटस का होता है। उसके बाद फिर उनकी क्या करता है? वो डिलीवरी भी कौन करता है? गोल्जी एपेरेटस ही करता है। तो जो एजर्शन है हमारा वो क्या है? करेक्ट है। अब रीजन देखते हैं। रीजन में कह रहा है, वेसिकल्स कंटेनिंग मटेरियल्स मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ द गोल्जी एपेरेटस। वो कह रही है कि जो वेसिकल्स हैं वो क्या करते हैं? मटेरियल्स को कंटेन करते हैं, जिनको कौन बना रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। और वो फिर ये क्या करते हैं? फ्यूज होते हैं सिस फेज ऑफ गोल्जी एपेरेटस से। उसके बाद वो मॉडिफाई होते हैं और रिलीज होते हैं ट्रांस फेज ऑफ द गोल्जी एपेरेटस। ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है? हमारा करेक्ट है। तो हमारा एजर्शन और रीजन दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? हमारे ठीक है। लेकिन जो हमारा रीजन है वो एजर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। और आप भी वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन को खुद से पहले आंसर करने की कोशिश करें, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है, वो आप हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s राइबोसोम एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70s राइबोसोम। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें पता है यूकैरियोटिक राइबोसोम कैसा होता है? 80s होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स। बिल्कुल ठीक है, हर राइबोसोम की 2 यूनिट होती है, 80s की भी और 70s की भी। The 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम्स आर 60s एंड 40s। 80s राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती हैं, 60s और 40s, जबकि 70s राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है, 50s एंड 30s। ये भी हमारा ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। क्योंकि जो यूनिट होती है, सब यूनिट जो होती है राइबोसोम की, वो एडिटिव नहीं होती है। ऐसा नहीं होता 40+40 होगी या 30+40 होगी, ये एडिटिव नहीं होती है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था, 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम्स आर 60s एंड 20s। ये बिल्कुल हमारा गलत है। और 70s की 2 यूनिट होती है, 50s और 20s। ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया है? गलत हो गया। डी स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी करना चाहेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि डी हमारा गलत हो चुका है और ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। तो हमारे पास बचे हैं 1 और 3 ऑप्शन। तो नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s आर 60s एंड 30s। ये भी गलत है, क्योंकि 80s की 2 सब यूनिट होती है, एक होती है 60s और दूसरी होती है 40s। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया है? गलत हो गया। हमारे पास 3 सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, आई स्पेशलाइज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन ए प्रोकैरियोटिक सेल व्हिच हेल्प्स इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन। वो कह रहे हैं कि मेम्ब्रेन से एक स्पेशलाइज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जो कि सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। वो स्ट्रक्चर क्या है? कौन सा है? वो मीजोसोम है, क्रोमेटोफोर्स है, क्रिस्टी है, या फिर क्या है? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमें पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन है किसकी? प्रोकैरियोटिक सेल की, उससे कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं, अंदर की साइड कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं इस तरीके से, जैसे ये हमारी सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं, जो हम उनको कहते हैं क्या है? कुछ स्ट्रक्चर हैं जो किससे मिलकर बने हैं? सेल मेम्ब्रेन से मिलकर। सेल मेम्ब्रेन के ही कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन से फॉर्म होते हैं, उसका क्या नाम है? उसका नाम है मीजोसोम। इसको क्या हम बोलते हैं? मीजोसोम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हमें 2 लिस्ट दी है, हमें लिस्ट को मैच करना है 1 और 2 से। तो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम का हमें पता है क्या काम होता है? सेंट्रोसोम का काम होता है सेल मूवमेंट में, सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? ये सेल डिवीजन में इसका हेल्प काम होता है। उसके बाद सीलियम, सीलियम क्या करता है? सीलिया जिसको हम कहते हैं, वो सेल के सेल मूवमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद क्रिस्टी, जो कि किसका पार्ट है? माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है क्रिस्टी।
उसके बाद सेल मेम्ब्रेन किसकी मिलकर बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की मिलकर बनी हुई होती है। तो अपने ऑप्शन देखते हैं, ए वाला हमारा किसके साथ गया है, सेकंड के साथ गया है। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, हमारा 2 या फिर 4 करेक्ट आंसर हो सकता है। बी वाला हमारा गया है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। तो ए 2 हो गया, बी 3 हो गया, सी हमारा 1 हो गया, डी हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। तो जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन लिस्ट 1 को हमें क्या करना है, लिस्ट 2 के साथ अरेंज करना है। तो फ्लेमिंग की बात करें तो फ्लेमिंग ने किसकी डिस्कवरी करी थी, क्रोमैटिन की डिस्कवरी करी थी। और उसके बाद फिर रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी करी है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी है। जॉर्ज पैलेट ने किसकी डिस्कवरी करी है, राइबोसोम्स की डिस्कवरी किसने करी है, जॉर्ज पैलेट ने करी है, इसलिए उनको पैलेट पार्टिकल्स भी बोला जाता है। उसके बाद कैमिलो गोल्जी ने किसी करी है, डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्नी, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडीज बोलते हैं। तो कैमिलो गोल्जी ने किसकी डिस्कवरी करी थी, गोल्जी बॉडीज की। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा जाएगा 2 से। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, इन दोनों में से ऑप्शन हमारे हो सकते हैं। बी हमारा जाएगा 4 के साथ, तो ए 2 बी 4, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी हमारा 3rd के साथ मैच हो रहा है और डी हमारा 1 के साथ मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीजोसोम्स इन अ सेल इज, मीजोसोम पूछा है, सेल में क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, चेन ऑफ मेनी राइबोसोम्स अटैच्ड टू अ सिंगल एमआरएनए, स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर मीडियम साइज क्रोमोसोम्स है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा है कि जो मीजोसोम्स है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जो कि क्या काम करते हैं, और डीएनए के फॉर्मेशन में भी वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3, स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम्स बोलते हैं। अगेन लिस्ट 1 को हमें किसके साथ मैच करना है, लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। हमें टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम दिए हैं और ये पूछा है कि ये कौन सा टाइप का क्रोमोसोम है। जैसे सबसे पहले हमें दिया मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कौन होते हैं, जिनका जो सेंट्रोमियर होता है वो कहाँ पर होता है, मिडिल में होता है, जिससे जो क्रोमोसोम है वो 2 इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाते हैं। तो ए वुड बी मैच विद सेकेंड ऑप्शन। उसके सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम किसको कहते हैं, जिसका जो सेंट्रोमियर है वो स्लाइटली अवे होता है मिडिल से, और जिसके जो आर्म्स बनती है वो थोड़ी अनइक्वल आर्म्स बनती हैं। तो सेकेंड बी का हो गया। 3rd के साथ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम हम बोलते हैं कि जो क्रोमोसोम है हमारे वो क्या है, सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग 1 शॉर्ट एंड 1 वेरी लॉन्ग आर्म। तो सी हमारा हो जाएगा 4 के साथ। और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हमारे क्रोमोसोम हैज द टर्मिनल सेंट्रोमियर, एकदम जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ पर होता है, टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है। तो इसी तरीके से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए का 2। और ठीक है, 2 हमें 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, बी का हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, ए का 2, बी का 3 और सी का हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, डी का हमारा हो गया 1। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1, अगेन लिस्ट 1 को हमें मैच करना है लिस्ट 2 से। हमें कुछ सेल से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर के नाम दिए हैं और वो किस पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड है वो हमसे पूछा है। जैसे F1 पार्टिकल हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन्स हमारे क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। एक्सिनोम हम किसको कहते हैं, सीलिया में जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोनीम बोलते हैं, हमने पढ़ा भी था। उसके बाद सिस्टर्नी हमारी क्या है, गोल्जी एपिटस का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि 3 स्ट्रक्चर में ये वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्नी फॉर्म में जो गोल्जी एपिटस है वो प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा किससे होगी, गोल्जी एपिटस हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए का 4। तो हमें 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा कैंसिल हो गया। हिस्टोन बी का क्या हो गया हमारा 1, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारा हो गया है सी का, दैट इज 2। तो ये वाला जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का हमारा 3। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन, लिस्ट 1 को हमें क्या करना है, लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। इधर अगेन इसी तरीके के कुछ हमें स्ट्रक्चर दिए हैं, जैसे एक्सिनोम अभी हमने पढ़ा, ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला में। कार्टव्हील पैटर्न हमारा किसका होता है, सेंट्रियोल का होता है, जिसमें क्या होता है 9+0 अरेंजमेंट होता है। सीलिया और फ्लैजिला में हमारा क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। क्रिस्टी हमारी किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, कि जो इनर मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और सैटेलाइट क्या है, एक टाइप ऑफ क्रोमोसोम है। तो ए का हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इन दोनों में से हमारा आंसर होना चाहिए बी का हमारा क्या हो गया 2
बी का हमारा हो गया है 1 सेंट्रियोल, तो हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है? लीनियर डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड या फिर सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड। हमें पता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दो हमारे सेल ऑर्गेनली ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है। उनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं और हमसे करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है। तो स्टेटमेंट 1 है कंसेंट्रिकली अरेंज सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स फेज और मैच्योरिंग एंड कॉन्केव ट्रांस और फॉर्मिंग फेज। हमें स्टेटमेंट 1 दिया है और अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट 1 को पढ़ेंगे तो आपको जो स्टेटमेंट 1 है ये हमारा क्या है? फॉल्स है। क्यों हमारा स्टेटमेंट 1 फॉल्स है? क्योंकि हमें पता है कि क्योंकि हमें पता है जो सिस्टर्नी होती है हमारी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, वो ये तो ठीक है कि ये सब तो, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया है? सिस और ट्रांस फेज को आपस में क्या कर दिया है? स्वैप कर दिया, मतलब दोनों को इंटरचेंज कर दिया है। जो हमारी कॉन्वेक्स फेज है, जो हमारी ये क्या होती है? जो कॉन्वेक्स सिस होती है ये कैसी होती है? ये मैच्योरिंग नहीं होती, ये हमारा कैसा फेज होता है? फॉर्मिंग फेज होता है। जबकि जो कॉन्केव है जिसे हम ट्रांस फेज भी बोलते हैं ये हमारा क्या होता है? मैच्योरिंग फेज होता है। जबकि ये दोनों क्या कह रहे हैं? कॉन्वेक्स या सिस फेज को ये मैच्योरिंग फेज बता रहे हैं, कॉन्केव या जो ट्रांस फेज बोलते हैं उसको ये फॉर्मिंग फेज बता रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं होता। कॉन्वेक्स या जो सिस फेज हमारा है वो हमारा कैसा होता है? फॉर्मिंग फेज होता है, रिसीविंग साइड होती है। जबकि कॉन्केव या ट्रांस फेज जो है वो हमारा मैच्योरिंग साइड होता है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा क्या हो चुका है? फॉल्स हो चुका है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। नंबर ऑफ प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम सिस फेज। ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स हमें पता है प्रोटीन्स कहाँ पर हमारे मैच्योर होते हैं? वो सिस्टर्नी में मैच्योर होते हैं, लेकिन वो कहाँ से रिलीज होते हैं? वो ट्रांस फेज से रिलीज होते हैं, ना कि वो कहाँ से रिलीज होते हैं? सिस फेज से। सिस फेज से मटेरियल्स क्या होते हैं? रिसीव होते हैं, वेसिकल्स उनको रिसीव करता है, और ट्रांस फेज से उनकी क्या होती है? डिलीवरी होती है, कि जो डिलीवर होंगे आगे के लिए, या फिर जो रिलीज होगी उनकी वो कहाँ से होगी? सिस फेज से होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मतलब स्टेटमेंट 2 भी हमारा गलत है और इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर फॉल्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो न्यूक्लियोलस हमें पता है ये क्या है? साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। सेंट्रियोल में हमारे कैसा अरेंजमेंट होता है? ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टव्हील, जिससे हम क्या कहते हैं? 9+0 का अरेंजमेंट भी बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट हमें पता है एक टाइप के क्या होते हैं? प्लास्टिड होते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट स्टोरेज का काम करते हैं। उसके गोल्जी एपेटिस ये क्या है? साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। तो जो उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, अभी देख लेते हैं, ए हमारा गया है 3 के साथ और बी हमारा गया है 2 के साथ। ठीक है, ए 3 के साथ, बी 2 के साथ, सी हमारा गया है 4 के साथ और डी हमारा गया 1 के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन हमें 2 स्टेटमेंट दिए, हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, क्योंकि हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही कैसे हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनली होते हैं जो हमारे सेल में पाए जाते हैं। उसके स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमेबल। हाँ, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की लेस परमेबल होती है एज कम्पेयर टू क्लोरोप्लास्ट। नहीं, ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की हो या फिर चाहे वो किसकी हो, क्लोरोप्लास्ट की, वो दोनों की ही आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है? परमेबल होती है। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन दोनों की ही लेस परमेबल होती है, या ये कह लें हम सेलेक्टिवली परमेबल होती है। चाहे वो क्लोरोप्लास्ट की बात करें, चाहे हम वो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, दोनों की ही मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया है? गलत हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, कि स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गोल्जी एपेटिस। हमें कुछ स्टेटमेंट दिए, हमसे पूछा गोल्जी एपेटिस के कंटेक्स्ट में कौन से स्टेटमेंट क्या है? ठीक है,
इट इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ये हमसे बोला है। उसके बाद बोले प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, नहीं, एटीपी तो गोल्जी एपेटाइटिस का काम नहीं होता बनाना। उसके बाद इट मॉडिफाइज द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बिल्कुल ठीक है। इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन। उसके बाद नेक्स्ट बोला इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम भी किसका होता है, साइटोस्केलेटन का होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन ठीक है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट साइट है ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनाने के लिए। और ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है हमारे, ठीक है। बाकी सारे स्टेटमेंट हमारे क्या है, बी भी गलत है, डी भी गलत है और ई भी हमारा क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं और हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। स्टेटमेंट 1 कह रहे हैं बैक्टीरिया द मेसोसोम्स आर फाउंड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी ये हमने देखे ऑलरेडी 2 क्वेश्चन में कि जो मेसोसोम्स है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है। द मेसोसोम्स इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। और मेसोसोम का क्या काम होता है कि ये बैक्टीरिया में सेल डीएनए रेप्लिकेशन और सेल वॉल के फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो स्टेटमेंट 1 भी ठीक है हमारा और स्टेटमेंट 2 भी क्या है हमारा, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। हमें कुछ सेल ऑर्गेनली दिए और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनली है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, नॉट पूछा है, ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया, हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी होता है और पैरोक्सिसोम्स भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी और सी हमारा नॉट पूछा है ना, तो क्योंकि ए भी नहीं होता और डी भी नहीं है हमारा और ई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 ए डी एंड ई ओनली, ये हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। हमें पता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 पार्ट आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हमारा क्या होता है, गोल्जी एपेटाइटिस होता है। उसके बाद फिर हमारा जो लाइसोसोम्स है वो भी क्या है, इसी का ही पार्ट है। और दूसरा हमारा इसका कौन से क्वेश्चन पे थे हम, ये रहे। तो हम अभी देख रहे थे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के हमारे 4 पार्ट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और फिर हमारा एक क्या होते हैं, वैक्यूल। वैक्यूल भी हमारे क्या होते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही पार्ट होते हैं। ये 4 चीजें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन अ सेल। साइटोस्केलेटन का क्या काम होता है, इनमें से कौन सा फंक्शन जो है साइटोस्केलेटन हमारे सेल में करता है, न्यूक्लियर डिवीजन नहीं करता, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता, मोटिलिटी करता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद कर सकते हैं कि इसका काम हमने कैसे याद किया था, एम क्यूब से याद किया था। ये क्या काम करता है, एक तो मोटिलिटी प्रोवाइड करता है हमारी सेल को, हाँ। तो हम क्या कह रहे थे, हम एम क्यूब से हम क्या कर सकते हैं, साइटोस्केलेटन का जो फंक्शन है उसको याद कर सकते हैं। एक तो ये क्या करते हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, दूसरा ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल को, और तीसरा फंक्शन है इनका, ये क्या करते हैं, ये मेंटेनेंस ऑफ सेल करते हैं। तो इन एम क्यूब से आप इस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमें क्या है, एक लिस्ट 1 है जो हमें क्या करनी है, लिस्ट 2 से जिसको हमें क्या करना है, मैच करना है। वापस से क्रोमोसोम का ही टाइप हमें दिया है और उसको हमें उसके साथ मैच करना है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का मतलब क्या है, सेंट्रोमियर इन द मिडिल फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स। तो ए हमारा किसके साथ चला जाएगा, 3 के साथ चला जाएगा। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कौन से होते हैं, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं जिनका जो टीलोमियर है वो कहां पर होगा, that will be close to the end। तो बी हमारा किसके साथ जाएगा, ए के साथ बी हमारा जाएगा। नेक्स्ट है सब मेटासेंट्रिक, तो जो क्रोमोसोम है वो हमारे क्या है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम एट द टर्मिनल एंड। इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, एम सेट
M4 मीन्स मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक का जो टीलोमियर है वो कहाँ पर है, मिडिल में है। S मीन्स सब मेटासेंट्रिक, और इसका जो टीलोमियर है वो क्या है, स्लाइटली ऑफ है मिडिल से। A4 एक्ट्रोसेंट्रिक, और एक्ट्रोसेंट्रिक का जो टीलोमियर है वो हमारा कहाँ है, ऑलमोस्ट एट द क्लोज टू द एंड, हम इसको बोल सकते हैं कि ये कहाँ पर है, बिल्कुल क्लोज टू एंड। उसके बाद टीलोमियर, इसका जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल हमारा कहाँ है, टर्मिनल एंड पर प्रेजेंट है। मेटासेंट्रिक और एक्ट्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक की कभी कभी हमसे शेप भी पूछी जा सकती है। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो इसकी जो शेप है वो कैसी होती है, वी शेप होती है मेटासेंट्रिक की, और एक्ट्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम की जो शेप है वो हमारी होती है जे शेप। सब मेटासेंट्रिक की जो शेप है वो होती है एल शेप, और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम की होती है, की जो शेप हमें मिलती है वो मिलती है हमें आई शेप। और ये जो सारी शेप हम देख सकते हैं वो हम देखते हैं कौन सी फेज में, एनाफेज में हम इन शेप को क्रोमोसोम की देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 4। ए का हमारा किसके साथ जाता है, 3 के साथ जा रहा है, बी हमारा जा रहा है 1 के साथ, और सी हमारा जा रहा है 4 के साथ, डी हमारा जा रहा है 2 के साथ। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, वो हमसे पूछा है। जो SER है, दे आर डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स, बिल्कुल ठीक है, हमें पता है जो वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके पास राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER आर प्रेजेंट। प्रोकैरियोट्स में तो RER मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, तो प्रेजेंट ही नहीं होता, चाहे फिर वो RER हो या फिर वो क्या हो, हमारा SER हो। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। जबकि SER का क्या काम है, साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद है RER है राइबोसोम्स अटैच टू ER, ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके सरफेस पे क्या है, राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसीलिए उनका नाम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसी की वजह से प्रेजेंट उन जो राइबोसोम्स के जो कोर्स का स्ट्रक्चर है उसी की वजह से उनका जो नाम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द टाइप ऑफ सब्सटेंस वुड फेस डिफिकल्टी टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। उन्होंने कहा कि इनमें से कौन सी ऐसे सब्सटेंस है जिन्हें सेल मेम्ब्रेन से पास होने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। सब्सटेंस विद हाइड्रोफोबिक मोइटी, सब्सटेंस विद हाइड्रोफिलिक मोइटी, ऑल सब्सटेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, एंड सब्सटेंस सॉल्युबल इन लिपिड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सब्सटेंस विद हाइड्रोफिलिक मोइटी। जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होंगे उनको क्या होगा, पास होने में सेल मेम्ब्रेन से प्रॉब्लम होगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, वो हमारी लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, ठीक है, जिसकी जो टेल है वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, और इसका जो हेड है वो हमारा कैसा होता है, कि जो टेल होती है हमारी वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, जबकि जो हेड है हमारा वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। तो वो सब्सटेंस जो कहते हैं हाइड्रोफिलिक हैं, उन हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को, सब्सटेंस ये वाले जो सब्सटेंस होंगे वाटर लविंग जो सब्सटेंस होंगे, दे फेस डिफिकल्टी टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, इनको सेल मेम्ब्रेन से पास होने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो इसलिए सब्सटेंस विद हाइड्रोफिलिक मोइटी, इन सब्सटेंसेस को क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से पास होने में डिस्कस होगी। तो ये 20 क्वेश्चन है जो हमने क्या करें इस वीडियो में डिस्कस करें। कुछ और क्वेश्चन है हमें जो 20 से 22 क्वेश्चन हमें और डिस्कस करने हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, पार्ट 2 में उन सभी को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।